ये कहानी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, जो लंदन में रहने वाले 34 वर्षीय जॉन की है। जॉन एक खिड़की साफ करने वाला विंडो क्लीनर है। उसका काम साधारण है, जिसे वो बड़ी शांति और समर्पण के साथ करता है। एक दिन जॉन घर लौटता है तो देखता है कि उसका बेटा माइकल खिड़की पर उसका इंतजार कर रहा है। माइकल अपने पिता को देखकर मुस्कुराता है। उसकी माँ के बारे में कोई बात नहीं होती, शायद वो अब उनके जीवन में नहीं है। जॉन अकेले ही माइकल की परवरिश कर रहा है और उसे ढेर सारा प्यार देता है। उस रात जॉन धीरे से माइकल के बालों में कंघी करता है, उसे गले लगाता है और वे सोने से पहले कहानी पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। बाहर की दुनिया के लिए उनका जीवन बहुत सरल और खुशहाल दिखता है। लेकिन माइकल के सो जाने के बाद जॉन बाथरूम में जाकर दवा लेता है, जिससे पता चलता है कि वो गंभीर रूप से बीमार है। कभी कभी मुस्कुराहट सिर्फ एक मुखौटा होती है, जो गहरे दर्द को छिपाए रखती है। अगली सुबह जब माइकल नाश्ता कर रहा होता है, जॉन तैयार होता है और फिर उसे स्कूल छोड़ने जाता है। अलग होने से पहले माइकल पूछता है, मेरी मम्मा कहाँ है? बच्चे अक्सर समझ जाते हैं कि बड़े को छिपा रहे हैं। जॉन वही बात दोहराता है जो वो हमेशा कहता है। उन्हें कहीं दूर जाना पड़ा। वो पल बहुत शांत और उदास होता है। वे गले मिलते हैं और अलविदा कहते हैं। जल्द ही पता चलता है कि 3 महीने पहले जॉन को एक लाइलाज बीमारी, टर्मिनल इलनेस का पता चला था। उसके पास बहुत कम समय बचा है और वो माइकल को सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उसकी प्राथमिकता ये है कि उसके जाने के बाद माइकल सुरक्षित रहे और उसे प्यार मिले। इसलिए वो माइकल को गोद लेने के लिए एक अच्छे परिवार की तलाश शुरू करता है। पहला जोड़ा जिससे वो मिलता है वो युवा और अमीर है। वे माइकल को एक अच्छा जीवन देने की बात करते हैं, जिससे जॉन को थोड़ी उम्मीद जगती है। लेकिन जब वो आदमी माइकल को बेहतरीन शिक्षा देने पर ज्यादा जोर देता है तो जॉन को थोड़ा अजीब लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे माइकल उनके लिए उनके परफेक्ट जीवन का सिर्फ एक हिस्सा होगा, ना कि कोई ऐसा जिसे वे बिना किसी शर्त के प्यार करें। उस जोड़े में जो महिला है, सीलिया, वो एक नर्सरी टीचर है और सुझाव देती है कि माइकल को उसी के स्कूल में डाल दिया जाए। जॉन समझाता है कि जहाँ माइकल अभी है वहाँ उसके दोस्त हैं। जब सीलिया पूछती है कि वे माइकल को उसके पिता के बारे में क्या बताएंगे, तो जॉन धीमे से कहता है कि उसके पिता एक खिड़की साफ करने वाले थे। घर लौटते समय वे एक पुल पर रुकते हैं। जॉन नीचे चलती गाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ये सब अलग अलग जगहों पर जा रही हैं, लेकिन हर किसी का एक आखिरी पड़ाव होता है। वो माइकल से धीरे से पूछता है कि क्या वो कभी दूसरे लोगों के साथ रहना चाहेगा। माइकल बिना सोचे कहता है कि वो घर पर ही रहना चाहता है। ये सुनकर जॉन का दिल भर आता है। घर पर माइकल जॉन के हाथ पर बने टैटू को देखकर अपने हाथ पर वैसे ही फूल बनाता है। ये छोटे छोटी पल अब जॉन के लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो जानता है कि ये जल्द ही खत्म हो जाएंगे। वो टूट जाता है ये सोचकर कि वो शायद माइकल को पूरा और खुशहाल बचपन नहीं दे पाएगा। अगले दिन जॉन अडॉप्शन एजेंसी जाता है। वे माइकल के लिए एक मेमोरी बॉक्स बनाने का सुझाव देते हैं, लेकिन जॉन मना कर देता है। वो चाहता है कि माइकल अपने नए परिवार के साथ पूरी तरह घुल मिल जाए और उसे ये एहसास ना हो कि उसे गोद लिया गया है। जॉन को डर है कि माइकल को लगेगा कि पहले उसकी माँ ने और फिर उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। एजेंसी वाले उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहले से भी ज्यादा उदास होकर वहाँ से निकलता है। जॉन और माइकल पार्क में टहलते हैं और आइसक्रीम खाते हैं। जॉन मुस्कुराता है और ऐसे दिखाता है जैसे सब ठीक है, जबकि वो अंदर से बहुत तनाव में है। वो फुटबॉल के मैदान में दूसरे पिताओं को अपने बच्चों के साथ देखकर भावुक हो जाता है। अगले कुछ दिनों तक वो अपना काम जारी रखता है, लेकिन उसका दिमाग हमेशा माइकल के भविष्य में ही अटका रहता है। एक दिन जॉन माइकल को एक दूसरे परिवार से मिलवाने ले जाता है। वे उम्रदार और दयालु लगते हैं। माइकल उनके खरगोश के साथ खेलता है, लेकिन जब वो आदमी गुस्से में पड़ोस के कुत्ते की शिकायत करने लगता है तो जॉन को बुरा लगता है। जब जॉन कहता है कि माइकल को कुत्ते के पिल्ले पसंद है, तो माहौल थोड़ा असहज हो जाता है। वो महिला बताती है कि वो और बच्चे नहीं कर सकती। जॉन को शक होने लगता है कि क्या ये माइकल के लिए सही घर है। वापसी में माइकल कहता है कि उसे खरगोश के बजाय पिल्ला चाहिए। बाद में जॉन मिस मकदाना से मिलता है, जिनके घर वो काम करता है। काम के बाद वे उसे सैंडविच देती हैं और बातें करती हैं। मौत के बाद के जीवन पर उनका विश्वास जॉन को थोड़ी शांति देता है। वे जॉन को सलाह देती हैं कि वो माइकल के साथ अपने बंधन को किसी न किसी तरह जिंदा रखे। कुछ समय बाद माइकल को एक पेड़ के नीचे मरा हुआ गुबैला मिलता है और वो पूछता है ये हिल क्यों नहीं रहा। जॉन समझाता है कि सभी जीवित चीजें एक दिन बूढ़ी होती हैं और मर जाती हैं। शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा आगे बढ़ जाती है। माइकल को मौत के बारे में समझाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। उस रात जॉन को डर लगता है कि कहीं उसकी बातें माइकल को और ज्यादा भ्रमित न कर दें। काम पर जॉन की तबीयत और बिगड़ने लगती है। उसका बॉस इसे उसकी कामचोरी समझता है और उसे पैसे देने से मना कर देता है। अपमानित होकर जॉन वहाँ से चला जाता है। बाद में अस्पताल में उसे बहुत गुस्सा आता है। वो सड़े हुए अंडों का एक डिब्बा खरीदता है और अपने बॉस की बिल्डिंग और उसकी नई फेरारी कार पर अंडे फेंकता है। घर पर उसकी हालत और खराब हो जाती है। माइकल के लिए अंगूर छीलने में भी वो बुरी तरह थक जाता है।
अब उसकी बीमारी छिपाई नहीं जा सकती। जब माइकल अपने पिता को दर्द में देखता है तो वो उनके लिए पानी लाता है और धीरे से उनके हाथ पर अपना हाथ रखता है। प्यार का ये छोटा सा एहसास जॉन को सुकून देता है। कुछ दिन बाद वे एक ऐसे परिवार से मिलते हैं जिसके पहले से ही 6 बच्चे हैं। वो महिला वादा करती है कि माइकल उनका आखिरी बच्चा होगा, लेकिन घर का माहौल बहुत अफरा तफरी वाला होता है। जॉन को लगता है कि माइकल वहाँ सहज नहीं है और वो उस परिवार को भी मना कर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है जॉन की घबराहट बढ़ती जाती है। वो एजेंसी से माइकल की सगी माँ को ढूंढने में मदद मांगता है। उसे उम्मीद है कि शायद अब वो उसे पालने के लिए तैयार हो। एजेंसी कहती है कि ये लगभग नामुमकिन है क्योंकि वो माइकल को जन्म देते ही गायब हो गई थी। जो पुराने मिले हुए परिवारों में से ही किसी एक को चुनना होगा और उसके पास समय बहुत कम है। अगले दिन जॉन अपनी कार ठीक कराने जाता है। बिल देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैकेनिक कहता है कि उसने सिर्फ सामान के पैसे लिए हैं और मेहनत के कोई पैसे नहीं लिए। जॉन इस दयालुता के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। जल्द ही जॉन और माइकल जॉन के 34वें जन्मदिन की तैयारी शुरू करते हैं। वे केक का सामान खरीदते हैं। जॉन अपने बेटे के साथ एक आखिरी खुशी की याद बनाना चाहता है। सुपरमार्केट में वो एक गर्भवती महिला को देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि क्या वो माइकल का ख्याल रख पाएगी, लेकिन वो महिला अपने ही जीवन में व्यस्त है। जॉन उदास मन से वहाँ से चला जाता है। बाद में बाप बेटे ने फल खरीदे, घर आए और मिलकर जन्मदिन का केक बनाया। उन्होंने बहुत सावधानी से केक के ऊपर 34 लाल मोमबत्तियां लगाईं। ये उन कुछ खास दिनों में से एक था जो सच में खुशियों भरा था, क्योंकि अंदर ही अंदर वे दोनों जानते थे कि जॉन अपना अगला जन्मदिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। तभी माइकल एक एक्स्ट्रा मोमबत्ती लेकर आया और उसे केक पर रख दिया। जॉन थोड़ी देर के लिए रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि ये बच्चे की कोई मासूम गलती है या माइकल को जिंदगी और मौत के बारे में कुछ अंदाजा हो गया है। जो भी हो, इस बात ने उसे उम्मीद की एक छोटी सी किरण दी और उसने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था, फिर भी जॉन माइकल के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा घर ढूंढता रहा जहां उसे अपनापन मिले। अगले दिन वे चौथे परिवार से मिलने गए, एक अकेली महिला जो बच्चा गोद लेना चाहती थी। जॉन की घबराहट अब साफ दिख रही थी। अब वो सिर्फ ऐसा कोई चाहता था जो माइकल को दिल से प्यार करे, फिर चाहे उसके पास पैसा या रुतबा कम ही क्यों ना हो। उस महिला का भी जवानी में एक बच्चा हुआ था जिसे उसने गोद दे दिया था। बाद में जब उसने अपनी उस पुरानी बात को बदलना चाहा तो डॉक्टरों ने कह दिया कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था और अब उसे उम्मीद थी कि बच्चा गोद लेने से उसका घाव भर जाएगा। भले ही उस महिला के पास दूसरे परिवारों जितना पैसा नहीं था, पर जॉन को उसमें कुछ खास लगा। उसकी आवाज़, उसकी आंखें और जिस तरह से वो माइकल से बात कर रही थी, उसमें बहुत ईमानदारी और ममता थी। उन्हें साथ देखकर जॉन को पहली बार सुकून मिला, जैसे उसे लग रहा हो कि ये महिला वाकई माइकल को एक प्यारा घर दे सकती है। तभी वो पल टूट गया जब माइकल ने अचानक उससे पूछा, आप कब मरोगी? इस सीधे सवाल ने माइकल की मासूमियत और उलझन को सबके सामने रख दिया। वो महिला हैरान तो हुई, पर उसने शांति से जवाब दिया कि कोई नहीं जानता कि मौत कब आएगी और उसे उम्मीद है कि अभी इसमें बहुत समय है। जॉन दंग रह गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि माइकल मौत के बारे में कितना कुछ समझता है। भावुक होकर उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गया। वो सवाल पूरे रास्ते उसके दिमाग में गूंजता रहा। वो अभी हार नहीं मान सकता था। उसे वक्त खत्म होने से पहले सही घर ढूंढना ही था। बाद में जॉन फिर से मिस मैकडोना के पास गया। चाय पीते हुए उन्होंने जॉन को समझाया कि वो उम्मीद ना छोड़े और जहाँ से भी रोशनी मिले उसे देखे। लेकिन जॉन को सब धुंधला लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मरने और अपने बच्चे को अकेले छोड़ने में क्या अच्छा हो सकता है। अगले दिन उसने काम पर जाने की कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते में ही उसे इतनी थकान हुई कि शरीर जवाब दे गया। उसका चेहरा हर दिन गिरता जा रहा था। जब वो धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि अब वो और खिड़कियां साफ नहीं कर पाएगा। उस शाम वो पूरी तरह टूटकर सोफे पर गिर गया। 4 साल के माइकल ने धीरे से उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। बाद में जब जॉन की आंख खुली तो कमरे की हल्की आवाज़ों के बीच उसने अपने बेटे को पास खींच लिया। उसका दिल प्यार, डर और दुख से भरा हुआ था। जल्द ही वे 5वें परिवार से मिलने गए। घर में घुसते ही माइकल को मेज़ पर बहुत सारे खिलौने वाले खरगोश दिखे। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने उम्मीद भरी नज़रों से अपने पापा को देखा। घर के मालिक ने ये देखा और तुरंत एक खरगोश उसे दे दिया। उसने जॉन को बड़े घर से एक छोटा सा खिलौना घर दिखाया जो उसने आने वाले बच्चे के लिए बनाया था और पूछा कि क्या माइकल को ये पसंद आएगा। जॉन ने सोचा नहीं था कि वो आदमी इतना ख्याल रखने वाला होगा। उसने मुस्कुराकर कहा कि शायद वो माइकल को एक बार मिलने के लिए लाएगा। तभी जॉन को झटका लगा जब उस आदमी ने आगे कहा
कि शायद माइकल को तभी आना चाहिए जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, क्योंकि कमरे की चीज़ें बहुत कीमती हैं और बच्चे के हाथ लगकर टूट सकती हैं। ये बात खटक गई और जॉन का दिल बैठ गया। जब जाने का वक्त आया तो उस आदमी की पत्नी ने उसे ऐसे देखा जिसका साफ मतलब था कि वो खिलौना खरगोश वापस चाहिए। वो पल बहुत भारी और अजीब हो गया जब माइकल को एहसास हुआ कि वो खिलौना और शायद वो घर भी उसका नहीं है। जॉन ने सबकी झिझक देखी और शांति से माइकल को खरगोश वापस करने को कहा। भले ही उस परिवार के पास बड़ा घर और सब सुख सुविधाएं थी, पर वो सोचने लगा, अगर ये लोग एक छोटा सा खिलौना बच्चे को नहीं दे सकते तो वो उन पर अपने बेटे को प्यार और बड़ा दिल देने का भरोसा कैसे करे। वापस जाते समय माइकल ने अचानक पूछा, अडॉप्शन क्या होता है? अडॉप्ट क्या होता है डैडी? जॉन वहीं रुक गया। उसे बड़ा धक्का लगा। उसने सोचा था कि माइकल को अभी ये सब समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपने नन्हे जिज्ञासु बेटे को देखकर उसे लगा कि उसके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। जॉन घुटनों के बल बैठा और प्यार से समझाया कि जब माता पिता अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते तो वे उनके लिए एक नया परिवार ढूंढते हैं जो उन्हें प्यार दे और अच्छा जीवन दे। माइकल सिर्फ 4 साल का था, वो सब नहीं समझ पाया। उसने नाक सिकोड़कर कहा, मुझे गोद नहीं लेना, मुझे नया परिवार नहीं चाहिए, और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, फुटपाथ की दरारों पर पैर रखते हुए। बाद में जब जॉन अडॉप्शन एजेंसी की उस लड़की से मिला तो उसने खुलकर बात की। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि क्या माइकल के भविष्य का फैसला लेने वाला उसे होना चाहिए, और उसे शक होने लगा कि क्या वो अपने बेटे को इतना जानता भी है कि इतना बड़ा फैसला ले सके। वो लड़की भावुक हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने वादा किया कि वो हर मुमकिन मदद करेगी। उस रात घर पर जॉन ने माइकल को नहलाया। काम खत्म होने के बाद भी वो हटा नहीं, बस वहीं खड़े होकर अपने बेटे को देखता रहा। माइकल के बालों में कंघी करने के बाद जॉन बाहर गया और बिल्कुल वैसे ही चलने लगा जैसे माइकल चलता था, सिर्फ फुटपाथ की सफ़ेद लाइनों पर पैर रखना, जैसे वो अपने बेटे की दुनिया को महसूस करना चाह रहा हो। कुछ कदम बाद ही उसका संतुलन बिगड़ गया। उसकी बीमारी बढ़ रही थी। वो अब एक सीधी लाइन में भी नहीं चल पा रहा था। गुस्से में उसने अपनी कार पर कई बार हाथ मारा। खिड़की में अपनी परछाई देखकर वो समझ गया कि जल्द ही माइकल को एक नए परिवार के साथ तालमेल बिठाना होगा। उसी रात एक छोटी सी बात ने दोनों को दुखी कर दिया। माइकल ने जॉन के दही के डिब्बे से आखिरी चम्मच खाने की कोशिश की, पर जॉन ने उसे जोर से डांटकर रोक दिया। माइकल को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जॉन बस उसे बचाना चाहता था। उसे डर था कि उसकी बीमारी झूठे बर्तन से माइकल तक ना पहुंच जाए। फिर उसने माइकल को जूस देना चाहा, पर उसके हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि वो गिलास नहीं भर पाया। वो छोटे छोटे काम भी नहीं कर पा रहा था और माइकल चुपचाप ये सब देख रहा था। बाद में जॉन ने माइकल के पुराने पजामे फेंक दिए और नए दिए। वो उसे समझाना चाहता था कि बदलाव भले ही मुश्किल हो पर ज़रूरी होता है, और एक दिन उसे उसके बिना भी कई बदलावों का सामना करना पड़ेगा। माइकल को ये अच्छा नहीं लगा। वो चिड़चिड़ा हो गया और उसे नींद नहीं आई। कुछ देर बाद उसने नए खिलौने और पजामे कूड़ेदान में फेंक दिए। उसका ये विरोध साफ दिखा रहा था कि वो उन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पा रहा जिन्हें वो समझ नहीं सकता। अजीब बात थी कि ये देखकर जॉन मुस्कुराया। माइकल का ये गुस्सा उसे तसल्ली दे गया कि उसके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति है जो चुपचाप सब मान लेने से कहीं बेहतर है। इससे जॉन को भरोसा हुआ कि सही परिवार मिलने पर उसका बेटा ठीक रहेगा। अगले कुछ दिनों में उसने अपने सारे काम समेटने शुरू कर दिए। वो उस कब्रिस्तान गया जहाँ उसे दफनाया जाना था, अपनी कार धोई और ऑफिस का काम साथियों को सौंपा। लेकिन सबसे ज़रूरी काम अभी भी माइकल का भविष्य ही था। एक दिन वो माइकल को मेले लेकर गया। उन्होंने बम्पर कारें चलाई, कॉटन कैंडी खाई और साथ में खूब हंसे। वो सबसे अच्छा दिन जैसा था। माइकल को नहीं पता था कि उसके पिता उसे आखिरी बार ऐसी किसी जगह लाए हैं। उस रात उन्होंने बैठकर बातें की। जॉन बहुत शांत महसूस कर रहा था। उसने माइकल से कहा कि जल्द ही वो अपना शरीर छोड़कर कहीं और चला जाएगा, पर वो असल में कहीं नहीं जाएगा। उसने कहा कि वो हमेशा उसके आसपास की हवा में, हवा के झोंकों में, चेहरे पर पड़ने वाली धूप में, बारिश में, और यहाँ तक कि उन अंगूरों के स्वाद में रहेगा जो माइकल खाएगा। माइकल उसे देख नहीं पाएगा, पर उससे हमेशा बातें कर सकता है। उस रात एजेंसी की सलाह पर जॉन ने 15 चिट्ठियां लिखी, माइकल के भविष्य के हर जन्मदिन के लिए एक। हर लिफाफे में एक नोट, एक फोटो और उम्मीद के प्रतीक के रूप में एक लाल मोमबत्ती थी। एक खास चिट्ठी में माइकल की उसकी माँ के साथ एकमात्र फोटो भी थी। जॉन ने अपने काम के औजार भी छोड़ दिए ताकि वे उसकी याद दिला सकें। ये चिट्ठियां एक मरते हुए पिता का अपने बेटे के लिए आखिरी प्यार और तोहफा थी। अगली सुबह माइकल को जैसे कुछ अलग होने का एहसास हुआ। वो रोज से जल्दी उठ गया और बहुत सचेत था। जॉन उसे आखिरी बार बस में शहर घुमाने ले गया। वे धीरे धीरे उस चौथी वाली दयालु महिला के घर पहुंचे जिसने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। माइकल चुप था और अपने पिता को देख रहा था। जॉन ने उसे एक प्यार भरी और आखिरी विदाई वाली मुस्कान दी। बिना कुछ कहे उनके बीच सब साफ हो गया। माइकल अपनी खामोशी में समझ गया कि इस अलविदा का क्या मतलब है।